सोमवार 22 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि एक दहशतगर्द रियासत को मुसल्लत करने की ताज़ा तरीन कोशिश का जवाब अमेरिका से वापसी पर दूंगा। המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. फ़लस्तीनी मिशन का बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। This is an important moment upon which we will build. This is not a destination. Recognition is not a final destination. Far from it. मलाला यूसुफज़ई और आलमी सितारों की फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। मशहूर शख्सियात ने मिलकर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में कई बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जिनमें मलाला, बिली एलिश, वॉकीन फिनिक्स, पेनेलोपे क्रूज शामिल हैं। जनूबी कोरिया के सदर का डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान जौहरी प्रोग्राम मुंजमद करने का मुआहदा कबूल करने का ऐलान। President Yi said, rebuilding trust between South and North Korea is crucial, particularly given the previous Yoon administration's aggressive approach toward Pyongyang. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा फीस $1500 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी। जानिए H-1B वीज़ा क्या है। H-1B वीज़ा के जरिए अमरीकी कंपनियां ऐसे गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को अमरीका में काम की पेशकश करती हैं जो अमरीकी शहरियों के मुकाबले में कम तनख्वाह पर काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। इसके लिए बैचलर्स की डिग्री लाजमी होती है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत के असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया। पंजाब में सैलाब से कपास की फसल तबाह, मजदूर खवातीन रिलीफ से महरूम। कौन देगा? दिल ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਣਾ है। जानिए एक सैलाब में फंसे शख्स की कहानी जिसके ऊपर कोबरा और नीचे 10 फुट पानी था। दरख्त के ऊपर कोबरा सांप बैठा था और नीचे 10 से 12 फुट गहरा सैलाब का पानी, और अगर मैं सांप को भगाने की कोशिश करता हूँ तो उसके डसने से मेरी मौत यकीनी है, और अगर दरख्त को छोड़कर पानी में छलांग लगाता हूँ तो डूब कर मर जाऊंगा। सास और दामाद के नाजायज ताल्लुक दुबई की पिच पर नाकाम, भारत ने सबकत हासिल कर ली। Short delivery first up, and it's picked up beautifully for 6. That has set some tone. No problem whatsoever. इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सैरबीन का हिस्सा होंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि आज अमन और 2 रियासती हल की उम्मीद को ज़िंदा करने के लिए मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ इस अजीम मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से कि बरतानिया फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम करता है। So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि गज़ा में इंसानों का पैदा करदा बहरान नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। उनका कहना है कि भूख और तबाही मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि 10,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जब वो खाना और पानी जमा करते हुए हलाक कर दिए गए। उन्होंने कहा ये मौत और तबाही हम सबको खौफजदा कर देती है। उनका कहना है कि कुछ बीमार और ज़ख्मी बच्चों को निकाल लिया गया है और हमने इंसानी इमदाद में इजाफा किया है, लेकिन कहीं भी खातिर खा इमदाद नहीं पहुंच रही। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इसराइली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सरहद पर पाबंदियां ख़त्म करे। उनका कहना है कि इन जालिमाना हथकंडों को रोकें और इमदाद में इजाफा होने दें।
वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि इस तरह के इक़दामात दहशत गर्दी को नवाजने के मुतरादिफ हैं। दूसरी जानिब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने के लिए अपने इरादों का ऐलान किया है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला G7 मुल्क बन गया है। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप का दूसरा मुल्क बन गया है जिसने बाकायदा फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा आज से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करता है। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करदा एक बयान में मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन और इसराइल की रियासत दोनों के पुरअमन मुस्तकबिल के वादे की तामीर में पार्टनरशिप की पेशकश करता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के ऐलान के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि 7 अक्टूबर के कत्ल-ए-आम के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले रहनुमाओं को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि आप दहशत गर्दी का बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरा आपके लिए एक और पैगाम है कि ऐसा नहीं होगा। दरियाए उर्दन के मगरिब में फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बरसों से उन्होंने इस दहशतगर्द रियासत के क़याम को रोका है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא तकुम मदीना फ़लस्तीनित ממערב לירדן. इसराइली वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि हमारे मुल्क के दिल में एक दहशत गर्द रियासत को मुसल्लत करने की ताज़ा तरीन कोशिश का जवाब वो अमेरिका से वापसी पर देंगे, जहां वो इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. बरतानिया में तैनात फ़लस्तीनी मिशन ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन की रियासत को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम किए जाने को तारीख़ी करार देते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन के सफ़ीर हसन जुमलत ने अपने बयान में कहा है कि आज का दिन सिर्फ फ़लस्तीन के बारे में नहीं है, बल्कि ये बरतानिया की जानिब से उस पर आयद ज़िम्मेदारी की संजीदगी के साथ तकमील का दिन भी है। उनके मुताबिक ये देरीना मगर ज़रूरी ऐलान इस बात का एतराफ़ है कि बरतानिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनी अवाम का अपने वतन में खुद इरादियत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के नाकाबिल तनसीक हक़ से सरफ़ नज़र का ख़ात्मा कर दिया है। बयान के मुताबिक ये फ़ैसला इंसाफ, अमन और तारीख़ी ज़्यादतियों की इस्लाह की जानिब एक नाकाबिल वापसी कदम है। बरतानिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। अब ये एतराफ़ अमल में बदलना चाहिए ताकि नस्ल कुशी को रोका जा सके और बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखा जाए। The ethnic cleansing in the West Bank, a step towards peace and stability. Today, we move ahead with our historic relationship between Britain and Palestine, in my opinion, in a much better direction than 100 years of denial, of denying our existence, of denying our right to self-determination. फ़लस्तीनी मिशन ने मज़ीद कहा कि आज का दिन एक नए बाब का आगाज़ है। हम अपने शराकतदारों के साथ बरतानिया और दुनिया भर में इस मकसद के लिए काम जारी रखेंगे कि फ़लस्तीन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरे और हमारे अवाम के तमाम हुकूक पूरे हों। दुनिया की मशहूर शख्सियात ने फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में एक वीडियो मुहिम में हिस्सा लिया है, जिनमें नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई, गुलकारा बिली आइलिश, अदाकारा पेनेलोपे क्रूज़ और अदाकार जैकुलाइन फीनिक्स शामिल हैं। ये वीडियो टुगेदर फॉर फ़लस्तीन फंड के तहत जारी की गई है। तंजीम के मुताबिक अब तक गज़ा में फ़लस्तीनी क़यादत में चलने वाली फ़लाई तंजीमों के लिए 16 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम जमा की जा चुकी है। मुहिम का मकसद दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और मुतासरीन की अमली इमदाद फराहम करना है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मशहूर शख्सियात ने मिलकर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में कई बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जिनमें मलाला, बिली आइलिश, वॉकीन फिनिक्स, पेनेलोपे क्रूज़ शामिल हैं। बहुत ज़रूरी है कि अभी इस बारे में बात की जाए, ना कि जब ये ख़त्म हो जाए, बल्कि अभी जब ये सब हो रहा है। लंदन में 17 सितंबर को होने वाले एक कॉन्सर्ट से कबल ये वीडियो टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड्स की जानिब से जारी की गई है।
ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक इसने गजा में फ़लस्तीनी तंजीमों के लिए 16 लाख पाउंड से ज़्यादा की रकम जमा की है। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के खात्मे की बजाय न्यूक्लियर हथियारों की पैदावार मुंजमद करने पर मुआहिदा होता है तो वो इसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में जनूबी कोरियाई सदर ली जे-म्यूंग ने दावा किया कि शुमाली कोरिया हर साल 15 से 20 नए जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। उनका कहना था कि फिलहाल जौहरी तखफीफ की बजाय नए न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी मुंजमद करना ज्यादा काबिल अमल, हकीकत पसंदाना मुतबादिल होगा। Realistic alternative while maintaining the long-term goal of full denuclearization. President Yi said rebuilding trust between South and North Korea is crucial, particularly given the previous Yoon administration's aggressive approach toward Pyongyang, adding that he believes these steps will encourage the North to resume negotiations. याद रहे कि सन 2022 में शुमाली कोरिया ने खुद को जौहरी ताकत करार दे दिया था और इस अज़म का इजहार किया था कि वो कभी भी अपने हथियारों से दस्तबरदार नहीं होंगे। प्यांगयांग को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार करवाने की पिछली तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और 2019 से शुमाली कोरिया ने मुज़ाकरात की किसी भी दावत का मस्बत जवाब नहीं दिया है। ली जे-म्यूंग का कहना है कि जब तक हम जौहरी तखफीफ के तवील मुद्दती मकसद से दस्तबरदार नहीं होते, मैं समझता हूँ कि शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की को रोकने के वाज़े फ़वाइद हैं। सदर ली शुमाली कोरिया के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और इस तनाव में कमी के ख्वाहिशमंद हैं जो उनके पेशरो योन सक योल के दौर में पैदा हुई थी। जनूबी कोरिया के रहनुमा चाहते हैं कि सदर ट्रंप किम जोंग उन के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें जो 2019 में ट्रंप की पहली मियाद के दौरान तातुल का शिकार हो गए थे। मुज़ाकरात उस वक्त नाकाम हुए थे जब अमेरिका ने शुमाली कोरिया को अपनी जौहरी तनसीबात को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में मुलाजमत के लिए आने वाले गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए H-1B वीज़ा की सालाना फीस $1500 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी जाएगी। H-1B वीज़ा एक ऐसा वर्क वीज़ा है जिसके तहत अमरीकी कंपनियां दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को मुलाजमत पर रख सकती हैं, ख़ासतौर पर IT, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबों में। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला उन ममालिक को ज़्यादा मुतासिर करेगा जहां से बड़ी तादाद में हुनरमंद अफराद अमरीका आते हैं, जैसे भारत, चीन और पाकिस्तान। इस फैसले की मज़ीद तफसीलात और इसके असरात जानिए नाजिश फैज से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत नए H-1B वीज़े के लिए फ़ीस $1500 से बढ़ाकर $1,00,000 मुकर्रर कर दी गई है। H-1B वीज़ा दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को अमेरिका में मुलाजमत के मौके फराहम करता है। सदर ट्रंप ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान H-1B वीज़ा प्रोग्राम में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की थीं जिससे अमरीकी यूनिवर्सिटियों से मास्टर डिग्री रखने वाले गैर मुल्कियों के लिए वीज़े का हसूल कदरे आसान हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। H-1B वीज़ा क्या है? H-1B वीज़ा के ज़रिए अमरीकी कंपनियां ऐसे गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को अमरीका में काम की पेशकश करती हैं जो अमरीकी शहरियों के मुकाबले में कम तनख्वाह पर काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। इसके लिए बैचलर्स की डिग्री लाजमी होती है। अमरीका में सालाना 65,000 H-1B वीज़े जारी करने की हद है, जबकि 20,000 इजाफी लोगों को ये वीज़े दिए जाते हैं जो अमरीकी तालीमी इदारों से मास्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं। फीस बढ़ने से कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे? अमेरिका ने 1990 में H-1B वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया था। अब तक इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंद अफराद अमेरिका मुंतकिल हुए हैं और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है। 21 सितंबर से सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल होगा और इसका इतलाक़ सिर्फ नई दरख्वास्तों पर ही होगा। ख्याल किया जा रहा है कि इस हुक्मनामे से अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियां मुतासिर होंगी जिनकी अफरादी कुव्वत का इन्हिसार चीन और इंडिया से आने वाले हुनरमंद अफराद पर है। हुकूमती इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान इस वीज़ा प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद अमेज़ॉन हुआ था और इसके बाद टेक कंपनियां टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल थे। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत के असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया है। मकतूल असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी और उनके बेटे को गनमैन और ड्राइवर के साथ 10 अगस्त को ज़ियारत से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। ताहम बाद में अगवाकारों ने उनके ड्राइवर और गनमैन को छोड़ दिया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अफजल बाकी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनके कत्ल और अगवा में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
चंद रोज कबल असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो सरकारी हुकाम से अपनी बाजियाबी की अपील कर रहे थे। इतवार की सपहर असिस्टेंट कमिश्नर की लाश की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद जब ज़ियारत में इंतज़ामिया के एक एहलकार से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये लाश उन्हीं की है। ताहम अभी तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत बलोचिस्तान के एक उम्र रसीदा ऑफिसर थे। उनका ताल्लुक पंजाब के इलाके तौसा शरीफ से था। उन्होंने बलोचिस्तान में अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटवारी की हैसियत से किया था। बाद में वो तरक्की पाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हुए। अगवा से कबल वो तहसील ज़ियारत के असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपने एक बयान में कहा कि मोहम्मद अफजल एक फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे। सामीन, पंजाब में आने वाले शदीद सैलाब ने ज़रई ज़मीनों को तबाह कर दिया है, जिसके बायस कपास की तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई हैं। इस तबाही से मुतासर अफराद में वो ख़वातीन सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो रोज़ाना खेतों में जाकर कपास चुनकर अपना घर चलाती थीं। ये ख़वातीन ना तो खेतों की मालिक हैं और ना ही हुकूमत के साथ बतौर रेगुलर वर्कर रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से ना इन्हें मुआवजा मिलेगा और ना ही किसी किस्म का रिलीफ दिया जाएगा। सैलाब से तबाही के बाद इन ख़वातीन के घरों का चूल्हा बुझने का खदशा है, क्योंकि उनकी वाहिद आमदन का ज़रिया ख़त्म हो चुका है। मज़ीद तफसील फरहत जावेद से। शाहीन पानी के बीचों बीच चल रही हैं। वो अपनी डूबी हुई कपास में बच जाने वाली रुई चुनने की कोशिश में है ताकि अपने घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकें। पास हम चूगते थे, इधर किसी की होती थी तो हम उधर चले जाते थे। एक दिन में कोई 500, 200, 400 ले आते थे तो हम अपने बच्चों का खाना वगैरह ले देते थे। कभी हम कपड़े जूते ले लेते थे। तो अब वो खेती बाड़ी भी नहीं है, हम अब क्या करेंगे? सारा नरमा ख़त्म हो गया, जो धान है वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम किससे मांगे, कौन देगा? हम दिल ਵਿੱਚ बड़ा दुख ਹੁੰਦਾ है कि इतनी मुश्किल आदे हत्थां नाल कमाई करते सी, इन्हां ते लाइए ते साडे वास्ते तो कुछ नहीं बचा। आड़तियां कोलों बैंक विचों ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਣਾ है। पंजाब पर इस बार के सैलाब का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। कपास और चावल समेत कई फसलें पानी में डूब गई हैं। जिन लोगों पर इस सैलाब का सबसे ज़्यादा असर हुआ है उनमें वो औरतें शामिल हैं जो हर रोज़ कपास और चावल के इन्हीं खेतों में चुनाई करके अपना घर चलाती थीं। इनमें से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ज़मीन के इन टुकड़ों की मलकियत नहीं रखती। ये रेगुलर वर्कर्स के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हुकूमती रिकॉर्ड्स में इनविजिबल हैं, यानी इनको ना तो कंपनसेशन मिलेगी ना ही कोई रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के देहातों में लाखों औरतों का यही रोज़गार है और अब जब फसलें बह गई हैं तो ये ख़ानदान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी कर्ज़ लेने पर मजबूर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रॉप ऐसी है जो हमारी यहाँ पे फुली मैकेनाइज्ड है, मतलब जिसमें 100% मशीनरी है। हमारी ऑल क्रॉप्स में जो है वो लेबर इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस हवाले से कि जो हमारी गरीब ख़वातीन हैं, कॉटन उनके लिए डायरेक्ट एक रोज़गार है। कपास पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैश क्रॉप है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद भी, मगर अब खेत खाली हैं और वो ख़वातीन भी बेरोज़गार हैं जिनकी मेहनत पर ये इंडस्ट्री खड़ी थी। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, पंजाब। पाकिस्तान में हालिया सैलाब में 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद बेघर। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद बाज़ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मौत से खेल कर अपनी ज़िंदगी बचाई। उनमें से एक असद मजीद हैं जो तकरीबन 24 घंटे एक दरख्त की शाख से लटके रहे, जहां नीचे 10 फुट पानी था और उनके करीब पेड़ पर एक कोबरा सांप। तफसीलात आज के BBC रीड्स में। तहरीर शहजाद मलिक, पेशकश खतीजा आरिफ। असद मजीद ने BBC को बताया कि वो अपने दीगर भाइयों के साथ खेती बाड़ी करते हैं और उन्होंने जानवरों के लिए दरिया के साथ वाले इलाके जिसे बेला कहते हैं वहाँ डेरा बनाया हुआ था। उनका कहना था कि 28 अगस्त को जिस वक्त दरियाए चिनाब में सैलाब आया उसी वक्त ये सैलाबी पानी अचानक बेले में दाखिल हो गया। असद बताते हैं कि उस वक्त डेरे में उन समेत 9 अफराद मौजूद थे और उन्होंने किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एक कश्ती भी रखी हुई थी।
انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر چلے جائیں اور وہ مویشیوں کو کھول کر ان کے اوپر بیٹھ کر گاؤں پہنچ جائیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں تیراکی بھی آتی ہے۔ اسد مجید نے بتایا کہ ان کے پاس 33 بھینسیں تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے جانوروں کے پاس پہنچ کر ان کے گلے میں ڈالی گئی رسیوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی ہی دیر میں وہاں پانی کا لیول چند منٹوں میں ہی 8 سے 10 فٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے تمام مویشی پانی میں بہہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جانوروں کے لیے محفوظ کی گئی توڑی کے بڑے ڈھیر پر چڑھ گئے، جہاں پر کچھ دیر تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا، پھر پانی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے یہ توڑی بہہ گئی اور وہ بھی توڑی کے ٹیلے کے ساتھ بہہ گئے۔ اسد بتاتے ہیں کہ چونکہ انہیں تیرنا آتا ہے، اس لیے وہ پانی میں تیر کر کچھ فاصلے پر موجود شیشم کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ ان کے بھائی اور ڈیرے پر کام کرنے والے لوگ دور کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ درخت پر چڑھ گئے ہیں، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون دیکھ کر لگا کہ انہیں تسلی ہوئی کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ اسد نے بتایا کہ 1.5 گھنٹے تک وہ وہیں رکے رہے اور اسی دوران پانی کا ایک تیز ریلا آیا اور وہ درخت جڑ سے اکھڑ کر پانی میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر کنارے پر کھڑے ہوئے بھائی اور دیگر افراد نے چیخ و پکار شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ لیکن پھر اسد بچے کیسے؟ اسد مجید کے بقول درخت کے گرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ تیرنا شروع کر دیا۔ 300 میٹر کے فاصلے پر ایک اور درخت نظر آیا جس کی شاخیں سیلابی پانی کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان شاخوں کو پکڑ کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تو درخت کی اوپر والی شاخ جو پانی میں نہیں تھی، اس پر 7 سے 8 فٹ لمبا کوبرا سانپ بیٹھا ہوا تھا اور وہ انہیں دیکھ کر پھنکارنے لگا، اور اسد کو احساس ہوا کہ سانپ کسی بھی لمحے ان پر حملہ کر دے گا۔ اب اسد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سانپ سے بچتے تو پانی میں ڈوبنے کا خوف اور پانی سے بچتے تو سانپ کے کاٹنے کا۔ پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیاہ کوبرا سانپ صوبے کے دیہی علاقوں خصوصاً کھیتوں، جنگلوں اور دیگر زرعی زمینوں پر پایا جاتا ہے۔ اسد مجید کے بقول انہوں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا اور یہی سوچ کر اسی درخت کے تنے کو پکڑ کر رکھا جس درخت کی ایک شاخ پر کوبرا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم کا نیچے کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہاں پر پانی 10 فٹ سے زیادہ گہرا تھا، اس لیے انہوں نے درخت کے تنے کے ارد گرد ہی اپنی باہوں سے حصار بنایا ہوا تھا۔ لیکن وہاں صرف سانپ ہی نہیں تھے، سانپ کی پھنکار اور جنگلی چوہوں کی آوازیں۔ اسد بتاتے ہیں کہ درخت کی ایک شاخ پر کوبرا سانپ تھا، جبکہ درخت کی دوسری شاخ پر 8-10 جنگلی چوہے بیٹھے ہوئے تھے جو شاید اس سیلابی پانی میں بہہ کر آئے تھے۔ اسد بتاتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ درخت کے تنے کو پکڑ کر تھک جاتے اور وہ اپنے ایک ہاتھ کو کچھ دیر کے لیے آرام دینے کی غرض سے چھوڑتے تو سانپ یہ سمجھتا کہ شاید وہ اس پر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ زور سے پھنکارتا، جبکہ جنگلی چوہے بھی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے۔ اسد بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سانپ نے اپنا پورا جسم شاخ کے ساتھ لپیٹ لیا، اپنا پھن پھیلایا، پہلے تو زور سے پھنکارا اور پھر اس نے اپنے منہ سے پانی جیسی کوئی چیز نکال کر ان کی طرف پھینکی، لیکن وہ اس سے بچ گئے۔ اسد مجید کو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ کوبرا سانپ کو جب کسی سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں زہر پھینکتا ہے۔ خیر، اب دن تو گزر گیا، لیکن جب رات ہوئی تو کیا سما تھا۔ اسد کہتے ہیں اسی کشمکش میں ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا تھا اور اسی صورتحال میں سورج بھی غروب ہو گیا اور پھر رات کا اندھیرا چھا گیا اور شاخ پر بیٹھا ہوا سانپ انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ اسد بتاتے ہیں کہ رات کے دوران بھی جب وہ اپنے ایک ہاتھ کو آرام دینے کی غرض سے درخت کے تنے سے الگ کرتے تو سانپ کی پھنکار سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ سانپ اپنی جگہ پر ہی ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کی خاموشی میں سیلاب کے پانی کی آواز بڑی بھیانک سنائی دیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور پانی کے بہاؤ کی آواز میں تیزی آتی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنا دھیان ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے سانپ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اسد مجید کے بقول انہوں نے سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے جس ہستی نے پیدا کیا ہے مجھے بھی اسی ہستی نے زمین پر بھیجا ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ گے اور نہ میں تمہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت تک باتیں کرتے رہے جب تک دن کے آغاز کی کرنیں پانی اور درختوں پر پڑنا شروع نہ ہو گئیں۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ دن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کوبرا سانپ اور چوہے انہی شاخوں پر موجود ہیں جہاں پر وہ سورج ڈھلنے کے وقت دیکھے گئے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسد مجید بچے کیسے؟ اسد مجید نے کہا کہ 18 گھنٹوں کے بعد جب پانی تھوڑا سا کم ہوا تو انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک اور ڈیرا موجود تھا جو اونچی جگہ پر واقع تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے ان کی آواز سنی اور جس جانب سے آواز آ رہی تھی وہ اس جانب کشتی لے کر آ گئے اور انہیں ریسکیو کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ درخت سے اتر کر کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ریسکیو کے لیے آنے والے افراد کو وہ سانپ اور چوہے بھی دکھائے جو اسی درخت کی شاخوں پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی جب ان گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ انڈونیشیا بجائے 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے 10 اوورز میں بلے بازوں کو تیز کھیلنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرے 10 اوورز میں گیند کے گھسنے کے بعد بولنگ کو واپسی کا موقع ملتا ہے۔ پاکستانی تھنک ٹینک اس حکمت عملی کو عملی جامہ نہ پہنا سکا اور پاور پلے میں غیر ضروری جارحیت دکھائی۔ بھارتی اوپنرز ابھیشیک شرما نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل کر میچ کو یک طرفہ بنا دیا، جبکہ پاکستانی باؤلرز ابتدائی اوورز میں ڈسپلن برقرار نہ رکھ سکے۔ فخر زمان کے متنازع کیچ اور ڈسپلن کی کمی نے پاکستان کے امکانات کو مزید متاثر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے ابتدا میں محض کنٹرول رکھنے پر توجہ دی ہوتی اور آخری 10 اوورز کے لیے بولنگ کو بچا کر رکھا ہوتا تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود ٹیم کی کارکردگی پچھلے میچ کے مقابلے میں بہتر رہی، مگر کھوئے ہوئے شائقین کا اعتماد واپس پانے کے لیے پاکستانی ٹیم کو کھیل کے معیار کو مزید بلند کرنا ہوگا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اور آپ کا سیربین اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔